All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we initiated the concept of bonus shares. हमने बहुत डिटेल में बोनस शेयर्स को अंडरस्टैंड किया लास्ट क्लास में कि सर ये ऐसे शेयर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, जिनके अगेंस्ट कंपनी कोई पैसे चार्ज नहीं करती, और ये शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। सवाल ये आ गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये आ गया था कि सर जब ये शेयर्स दिए जा रहे हैं तो इशूड शेयर कैपिटल तो बढ़ रहा है कंपनी का, लेकिन उसके अगेंस्ट पैसे नहीं आ रहे, तो फिर कंपनीज की रिकॉर्डिंग कैसे करती है? तो हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि बोनस शेयर्स आर ऑलवेज एडजस्टेड थ्रू रिजर्व्स बाय कीपिंग द रिजर्व्स इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। ये पॉलिसी थी हमारी। सर, कीपिंग द रिजर्व्स इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म की जो पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले शेयर प्रीमियम से एडजस्टमेंट करते हैं, और उसके बाद हम एडजस्टमेंट करते थे रेवेन्यू रिजर्व से। एंड एनी रेवेन्यू रिजर्व फर्स्ट एंड ऑल रेवेन्यू रिजर्व, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। इसी से रिलेटेड हमने लास्ट क्लास में अपने दो सवाल अटैम्प्ट किए थे, दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के अटैम्प्ट किए थे। ये क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर भी कुछ बोनस शेयर्स इशू किए गए थे, और ये क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे भी कंपनी ने कुछ बोनस शेयर्स इशू किए थे। हमने बाकायदा रिवाइज इक्विटी बनाई थी। अब हम आज कंटिन्यू करेंगे। पहले हमारे पास होमवर्क के 3 सवाल हैं, वो अटैम्प्ट करेंगे, जिसमें एक तो सीधा सीधा बोनस का है, बाकी 2 सवाल बोनस और राइट्स मिलाकर हैं। पहले उनको देखेंगे, उसके बाद आज की क्लास का जो सेकंड मेन टॉपिक होगा वो होगा रीवैल्यूएशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व। हमने कैपिटल रिजर्व में शेयर प्रीमियम को तो डिस्कस कर लिया, उसको अंडरस्टैंड कर लिया, उसको पढ़ लिया। ये भी देख लिया कि शेयर प्रीमियम क्या होता है, क्यों बनता है, कब बनता है, कैसे बनता है, और एडजस्ट कैसे होता है। कैपिटल रिजर्व में हमारे पास दूसरा रिजर्व होता है रीवैल्यूएशन रिजर्व। आज की क्लास में हम रीवैल्यूएशन रिजर्व को अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद हम एसओसीई का फॉर्मेट पूरा करेंगे। हमने एज ऑफ राइट नाउ अब तक एसओसीई का सिर्फ अंडरस्टैंडिंग देखी थी कि व्हाट डू वी मीन बाय एसओसीई, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। आज की क्लास में हम पूरे एसओसी का फॉर्मेट अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ डू एन एसओसी एक्चुअली लुक लाइक। तो स्टार्ट करते हैं वेरी क्विकली। आई वुड बी गोइंग वेरी क्विकली विद दीज क्वेश्चंस। कोशिश कीजिएगा कि मुझे आप लोग जवाब देते जाएं, वैल्यूएशन बताते जाएं, ताकि आप भी इन्वॉल्व रहें और मेरे लिए वैल्यूज रीचेक करना, क्रॉस चेक करना आसान हो। सवाल है, एबीसी लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एबीसी लिमिटेड हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल ऑफ $0.5। ये $0.5 पार वैल्यू हो गई, दिस इज पार वैल्यू। हर एक शेयर $0.5 का है, और 100,000 शेयर कैपिटल है। शेयर प्रीमियम 10,000, रिटेन्ड अर्निंग्स 15,000, जनरल रिजर्व 5,000, एंड टोटल इक्विटी 130,000। फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर, इससे और इससे, शेयर कैपिटल से और पार वैल्यू से, शेयर कैपिटल से और पार वैल्यू से मैं यहां निकाल सकता हूं नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग करने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा। 100,000 100,000 is the share capital, and each share is of $0.5. Each share is of $0.5, which leads me to 200,000 number of shares. तो सर, नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड, लिमिटेड कंपनी एबीसी लिमिटेड अब तक 2 लाख शेयर्स बेच चुकी है, इशू कर चुकी है। और हर एक शेयर क्योंकि $0.5 की पार वैल्यू का है,
तो उनका शेयर कैपिटल $100,000 का है। अब हमें यह बताया जा रहा है that ABC Limited decided to issue bonus shares of 3 for every 10 held। कह रहे हैं हर 10 पे 3 शेयर्स बोनस दिए जा रहे हैं। फॉर एवरी 10 शेयर्स 3 शेयर्स बोनस दिए जा रहे हैं। जिसके पास 10 शेयर्स हैं उसको 3 शेयर्स बोनस दिए जा रहे हैं। सो हाउ वी विल कैलकुलेट दिस थिंग? सर, बोनस शेयर्स की वर्किंग आपके सामने यहां पे कर रहा हूं। 200,000 shares have already been issued। 2 लाख शेयर्स ऑलरेडी इशू हो चुके हैं। कह रहे हैं जिसके पास 10 शेयर्स हैं उसको 3 शेयर्स बोनस दिए जाएंगे। इससे पता चला 60,000 शेयर्स बोनस दिए जाएंगे। 60,000, मैं यहां पर कंप्लीट लिख देता हूं, 60,000 bonus shares। And we all know, we all have studied this। हमने ये बिल्कुल डिटेल में पढ़ लिया है कि बोनस शेयर्स आर इशूड एट par value। They are issued at par value। सर, इसका मतलब है $30,000 के बोनस शेयर्स। राइट? इज दिस राइट? $30,000 के बोनस शेयर्स। अब क्योंकि बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, क्योंकि बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो इशूड कैपिटल इंक्रीज होगा। इशूड कैपिटल इंक्रीज होगा। अच्छा, Kian right now has a question which is very relevant, तो उसका जवाब भी दे देता हूं। Kian is asking, सर वर्किंग शो करना नेसेसरी है? डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं कर सकते एंड फिर डायरेक्टली रिवाइज इक्विटी बना लें? Sometimes examiner have provided especially specified working column, working space। इसका मतलब वो वर्किंग मांग रहा है। इसका मतलब वो वर्किंग मांग रहा है। और मैं ये रिकमेंड करता हूं तमाम अकाउंटिंग स्टूडेंट्स को, ओ लेवल्स को भी, एएस को भी और A2s को भी। आप में से काफी स्टूडेंट एक्सेलरेटेड के हैं जो A2 में भी बैठे हुए होते हैं, तो A2 लेवल पे भी मैं ये रिकमेंड करता हूं वर्किंग शो करने की आदत डालें। वर्किंग करने की आदत डालें। इससे आपकी बेसिक्स पे ग्रिप अच्छी रहती है। आप शॉर्टकट्स के पीछे नहीं भाग रहे होते। फर्स्ट, सेकंड, पेपर में यस इट माइट टेक फ्यू मिनट्स एक्स्ट्रा। भाई, अगर मैं पेपर में ऐसी वर्किंग करने जाऊं ना, तो शायद इसमें इस पर्टिकुलर पार्ट में 1 मिनट और पूरे पेपर में 6, 7, 8 मिनट वर्किंग में चले जाएं मेरे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी ये मिल जाती है वर्किंग की, क्रॉस चेक करना बहुत आसान हो जाता है कि एरर कहां कर दिया है। बगैर रिव्यू, बगैर वर्किंग के आपको हर चीज को रिव्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट बिकम एब्सोल्युटली डिफिकल्ट। वर्किंग हेल्प्स यू आउट। मैं रिकमेंड हमेशा करता हूं, गो विद द वर्किंग। तो इट विल help you stick to the basics, revision of your basics and review of your work and error। तो आगे चलते हैं। आई होप दैट दिस आंसर्स योर क्वेश्चन के आन। आगे चलते हैं, फोकस कीजिएगा। अब $30,000 से इक्विटी बढ़ रही है। इक्विटी नहीं बढ़ी, शेयर कैपिटल बढ़ रहा है। तो सर डबल एंट्री बनेगी हमारे पास, ऑर्डिनरी issued share capital which is increasing by $30,000 and obviously this is valued at par value।
दिस इज एट पार वैल्यू, वी ऑल नो दिस। लेकिन सर इसके अगेंस्ट पैसा तो आ नहीं रहा, तो एडजस्टमेंट्स करेंगे, और एडजस्टमेंट्स में सबसे पहले यूज करेंगे शेयर प्रीमियम को। अब एडजस्टमेंट हो रही है 30,000 की, बोनस इशू हुआ है 30,000 का, लेकिन शेयर प्रीमियम में तो सिर्फ 10,000 पड़े। तो चलो शेयर प्रीमियम से ये 10,000 निकाल लेते हैं। इज दिस राइट? ठीक हो गया। अब उसके बाद चले जाते हैं कोई भी रेवेन्यू रिजर्व पे। तो भाई रिटेन अर्निंग्स पड़े, चलो एक काम करते हैं, रिटेन अर्निंग्स से अब एडजस्टमेंट करते हैं। नोट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, रिमेनिंग एडजस्टमेंट है 20,000 की, लेकिन रिटेन में सिर्फ 15,000 मौजूद है, ओनली 15,000। तो रिटेन अर्निंग से हम सिर्फ 15,000 निकालेंगे, और बाकी हम जाएंगे फिर जनरल रिजर्व में। जनरल रिजर्व से रिमेनिंग 5,000 एडजस्ट कराएंगे, और इत्तेफाक ऐसा कि जनरल रिजर्व में 5,000 ही मौजूद है। ये हमारी टोटल एडजस्टमेंट हो गई मिलाकर $30,000 की। इसके बाद हम इसकी रिवाइज इक्विटी बना लेते हैं। नोट कीजिएगा, ओवर हेयर रिवाइज्ड इक्विटी। तो सर रिवाइज इक्विटी में सबसे पहले हमारे पास ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल $0.5। पहले इशूड कैपिटल था 100,000 का, उसमें ये 30,000 का इशूड कैपिटल इंक्रीज हुआ, एंड इट इज नाउ 130,000। शेयर प्रीमियम खत्म हो गया, पूरा 10,000 एडजस्ट हो गया। रिटेन अर्निंग्स खत्म हो गया, पूरा 15,000 एडजस्ट हो गया। जनरल रिजर्व खत्म हो गया, पूरा 5,000 एडजस्ट हो गया, पूरे 30,000 एडजस्ट हो गए। तो सर यही हमारी टोटल रिवाइज इक्विटी आ गई 130,000। वंस अगेन it did not created any changes in equity। बोनस शेयर से इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। अब आपको बोनस शेयर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब जिस सवाल की तरफ हम जा रहे हैं, इस सवाल में हम ऑलरेडी वर्किंग अपनी प्रीवियस क्वेश्चंस में इनकी कर चुके हैं। एक तरफ हमारे पास राइट इशू भी है और बोनस इशू भी है, लेकिन अब तक हमने इनको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में इंटरटेन किया था। अब हम आज यहां पर इस सवाल में यह देखेंगे कि अगर राइट इशू और बोनस इशू एक ही सवाल का पार्ट हो तो फिर कैसे एडजस्ट करेंगे। अच्छा, यहां पे राइट इशू पहले हो रहा है और बोनस इशू बाद में हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह सवाल आता है, सर अगर बोनस इशू पहले हो जाए और राइट इशू बाद में हो तो अगले सवाल में वो भी है हमारे पास। आज आपके ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे with the working of rights and bonus. It will be absolutely done and dusted। जल्दी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। एग्जामिनर प्रोवाइड कर रहा है, कह रहा है एबीसी लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल $1, 100,000, शेयर प्रीमियम 10,000, रिटेन अर्निंग्स 25,000, जनरल रिजर्व 15,000, टोटल इक्विटी 150,000। अब आप नोट करो, द पार वैल्यू इज $1 and share capital is 100,000। Once again, with these two informations, I can find out number of shares already in issue. $100,000 divided by $1 gives me 100,000 number of shares already in issue। ऑलरेडी 1 लाख शेयर इशू किए जा चुके हैं कंपनी की तरफ से।
अब आपको कह रहे हैं ऑन 14th April द कंपनी डिसाइडेड टू इशू राइट शेयर at $1.4 of 2 for every 10 held। हम ये बात पढ़ चुके हैं कि राइट शेयर्स, these shares are offered to existing shareholders as a right that they can buy a certain quantity of shares before those shares are offered to the general public. They are always issued above par value, below market value, and always issued in a certain limit। तो वो रेशो फॉर्म में या इक्वेशन फॉर्म में इशू किया जाता है। यहां पे कह रहे हैं 14th April को राइट शेयर इशू किया जा रहा है $1.4 पे। देखो एक शेयर $1 का है, लेकिन ये पार से ऊपर इशू होता है हमेशा। इसका मतलब इसमें प्रीमियम मौजूद होता है, 0.4 का प्रीमियम है यहां पे, $0.4 का प्रीमियम है। और इक्वेशन है जिसके पास 10 शेयर्स हैं उसको 2 राइट ऑफर किए जा रहे हैं। तो सर अब हम यहां पर पहले राइट शेयर्स की वर्किंग करेंगे। राइट शेयर्स की नोट कीजिएगा, राइट शेयर्स। सर अब राइट शेयर्स की क्या वर्किंग करने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा। हम सबसे पहले राइट शेयर्स की वर्किंग कर रहे हैं 100,000, 1 लाख, 100,000, 1 लाख शेयर्स ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, पहले से इशूड हैं। इक्वेशन है कि जिसके पास 10 शेयर्स होंगे उसको 2 शेयर्स राइट ऑफर किया जाएगा। राइट, इसका मतलब 20,000 राइट शेयर्स at $1.4। नोट कीजिएगा, मतलब $28,000, मतलब $28,000। अब राइट शेयर हमेशा पैसों के अगेंस्ट इशू किए जाते हैं, हमेशा। इसका मतलब राइट शेयर में पैसे आएंगे कंपनी के पास, ये बात पता है हमें। ये बात हम सबको पता है कि राइट शेयर में पैसे आएंगे कंपनी के पास। तो सर डबल एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, बैंक अकाउंट डेबिट $28,000। Bank account would be debited by $28,000 and it would be because of issued value। ये issued value से आती है हमारे पास। This is always issued value, ये हमेशा issued value से आती है। Issued value is $1.4। $1.4 का राइट इशू किया जा रहा है और 20,000 शेयर है, तो $28,000 बैंक में आएंगे कंपनी के पास। इसके कंट्रास्ट नोट कीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी का ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज होगा $20,000 से। दिस वुड बी इंक्रीज्ड बाय $20,000। वाई $20,000 सर? पार वैल्यू, पार वैल्यू 20,000 शेयर्स एट $1, 20,000 शेयर एट $1 पार वैल्यू। तो सर ये रिमेनिंग 8,000 कहां गया? वेयर इज दिस रिमेनिंग 8,000? यस, वेरी गुड इब्राहिम, वेरी गुड। 8,000 सर शेयर प्रीमियम में जाएगा। तो नोट कीजिएगा, शेयर प्रीमियम। और क्योंकि कंपनी पैसों में शेयर ऑफर कर रही है, पैसों में, तो कंपनी का प्रीमियम बढ़ रहा है, कंपनी का प्रीमियम बढ़ रहा है। और ये हमेशा
प्रीमियम वैल्यू से, ये हमेशा प्रीमियम वैल्यू से कैलकुलेट किया जाएगा। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। अभी आपके सामने इसकी वर्किंग को भी क्रॉस चेक करा देते हैं। सर पार वैल्यू है $1, शेयर ऑफर हो रहा है 1.4 में। पार वैल्यू है $1, शेयर ऑफर हो रहा है 1.4 पे। इसका मतलब $0.4 प्रीमियम है और 20,000 शेयर्स है। 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई करके देख लें आप। 0.4 प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय 20,000, इट गिव्स 8,000 शेयर प्रीमियम। अब आप नोट करो, ये हमने ये हमने राइट शेयर एडजस्ट कर दिया, रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड। अच्छा, वैसे तो इसके बाद भी रिवाइज इक्विटी बना सकते हैं, वैसे इसके बाद भी रिवाइज इक्विटी बना सकते हैं, मैं नहीं बना रहा। मैं एंड में, आखिरी में टोटल रिवाइज इक्विटी बनाऊंगा। अब मैं जा रहा हूं सर 20 अगस्त की ट्रांजैक्शन पे। अब मैं जा रहा हूं 20 अगस्त की ट्रांजैक्शन पे। कह रहा है ऑन 20 अगस्त, मतलब 14 अप्रैल के बाद, मतलब राइट इशू होने के बाद, राइट इशू भी हुए हैं उसके बाद 20 अगस्त को द कंपनी डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर ऑफ 3 फॉर एवरी 10 हेल्ड। 3 फॉर एवरी 10 हेल्ड। कह रहा है 20 अगस्त को बोनस शेयर ऑफर किया गया, हर 10 पे 3। अच्छा, अब आप सोच रहे हो सकता है आप में से कोई सोच रहा हो सर यहां वैल्यू तो दी भी नहीं है, जैसे ऊपर राइट शेयर की तो वैल्यू दी हुई थी 1.4, यहां तो वैल्यू नहीं दी हुई। बोनस हमेशा पार वैल्यू पे इशू होता है, वी ऑल नो दिस, वी ऑल नो दिस। बोनस हमेशा पार वैल्यू पे इशू होता है। अब आप देखें, मैं यहां पर आपके सामने बोनस शेयर्स की वर्किंग करने जा रहा हूं। बोनस शेयर्स, फोकस कीजिएगा, बोनस शेयर्स। सो गाइस, साल के शुरू में 100,000 नंबर ऑफ शेयर्स थे, 100,000। बोनस से पहले राइट शेयर ऑफर किए गए 20,000। तो बताओ बोनस के टाइम कंपनी के शेयर्स कितने इशू हुए हुए थे, कितने शेयर्स कंपनी के इशू हुए हुए थे ऑन द डेट ऑफ बोनस? बाय द डेट ऑफ बोनस शेयर्स कंपनी के कितने शेयर इशू हुए हुए थे सर? 120,000, 120,000। इज दिस राइट? 120,000। और इक्वेशन कह रही है फॉर एवरी 10 शेयर्स 3 शेयर्स बोनस। तो इसका मतलब है सर 36,000 बोनस शेयर्स। वी ऑल नो दिस, हमें पता चल गया 36,000 बोनस शेयर्स एट $1। सर $1 पार वैल्यू, दैट इज $36,000। तो अब $36,000 के 36,000 शेयर्स बोनस दिए जा रहे हैं, कंपनी के पास से शेयर्स जा रहे हैं, इशूड शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। तो नोट कीजिएगा, ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल, दिस इज इंक्रीजिंग बाय $36,000। और ये बात हम सबको पता है कि सर दिस इज बिकॉज ऑफ पार वैल्यू, दिस इज ऑलवेज एट पार वैल्यू। अब सवाल यह है कि पैसे तो आ नहीं रहे, तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे सर? एडजस्टमेंट करेंगे शेयर प्रीमियम से। सबसे पहले शेयर प्रीमियम, अलीना, हमजा, इब्राहिम, कियान, अब्दुल्ला, मूसा, उमर, साइद, शायान, उमर रोमान। बच्चों जरा इधर फोकस कीजिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट राइट नाउ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट राइट नाउ। बताओ साल के शुरू में कितना प्रीमियम अवेलेबल था? साल के शुरू में कितना प्रीमियम अवेलेबल था? 10,000। तो इसका मतलब मैं 10,000 यहां से निकाल लूं। इज दिस राइट? इज दिस राइट?
इज दिस राइट? मैं 10,000 शेयर प्रीमियम इससे निकाल लूं, इज दिस राइट? इज दिस राइट? उमर रुमान कह रही है यस सर, उमर कह रहे हैं यस सर, कियान कह रहा है नो सर, शायान कह रहा है नो सर। ओहो, वाई कियान, वाई नॉट? शायान वाई नॉट, क्यों? क्यों नहीं? इब्राहिम भी कह रहे हैं यस सर, 10,000 निकाल लें सर, 10,000 निकाल लें। हाँ, कियान एंड शायान both are saying exact same thing के सर 10,000 प्रीमियम साल के शुरू में अवेलेबल था, लेकिन बोनस से पहले एक राइट शेयर ऑफर किया गया है और उसके थ्रू कंपनी ने 8,000 प्रीमियम अर्न किया है। ये रहा 8,000 प्रीमियम, 14 अप्रैल को भी तो अर्न किया है, तो 10,000 पहले से पड़ा था, 8,000 उसमें ऐड हुआ। कंपनी के पास बाय द डेट ऑफ बोनस शेयर्स, बाय द डेट ऑफ बोनस शेयर्स 18,000 प्रीमियम अवेलेबल था, 18,000 अवेलेबल था। सर बेटा शेयर प्रीमियम से पहले निकालेंगे, 100% शेयर प्रीमियम से ही निकालेंगे, लेकिन उस दिन शेयर प्रीमियम में 18,000 पड़े थे, 10,000 तो साल के शुरू में पड़े थे। 14 अप्रैल को पहले राइट इशू किया तो शेयर प्रीमियम उस दिन भी तो आया, उस दिन भी तो शेयर प्रीमियम आया कंपनी में। तो 20 अगस्त को कंपनी में 10,000 का शेयर प्रीमियम नहीं था, बल्कि 18,000 का शेयर प्रीमियम था। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? 20 अगस्त को कंपनी के पास 10,000 का शेयर प्रीमियम नहीं था, 18,000 का शेयर प्रीमियम था। 8,000 का शेयर प्रीमियम कंपनी ने 14 अप्रैल को राइट शेयर से भी अर्न किया है। तो पहले से शेयर प्रीमियम में मौजूद थे 10,000, 14 अप्रैल को अर्न किए 8,000, टोटल ऑफ 18,000। अब सबसे पहले आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म में सबसे पहले शेयर प्रीमियम से एडजस्ट करेंगे। शेयर प्रीमियम में 10,000 नहीं बल्कि 18,000 मौजूद है, तो ये देख लीजिएगा 18,000। सर शेयर प्रीमियम में 18,000 मौजूद है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या सारे सारे बोनस एडजस्ट हो गए? क्या सारे बोनस एडजस्ट हो चुके हैं? नहीं सर, नॉट यट, अभी नहीं हुए, 18,000 रह गए, 18,000 रह गए। दो तरीके हैं, दो तरीके, या तो पहले मैं जनरल रिजर्व से 15,000 निकालूं और फिर 3,000 रिमेनिंग रिटेन से निकाल लूं, या मैं डायरेक्ट रिटेन से निकाल लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक्सेप्टेबल है। रिटेन अर्निंग्स, मैं रिटेन अर्निंग्स यूज कर लेता हूं, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो बाकी 18,000 मैंने रिटेन अर्निंग्स से निकाली है, रिटेन में 25,000 अवेलेबल थे, उसमें से 18,000 मैंने रिटेन के निकाल लिए। अब मुझे बताओ, क्या सारे बोनस शेयर एडजस्ट हो गए? यस सर, ऑल द बोनस शेयर्स हैव बीन एडजस्टेड। नोट कर लेना, अब आप लोगों के सामने रिवाइज इक्विटी बनाने जा रहा हूं, रिवाइज इक्विटी। अब आप लोगों के सामने रिवाइज्ड इक्विटी बनाने जा रहा हूं, उसमें सबसे पहले आएगा ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल ऑफ $1। सब लोग जरा फोकस कीजिएगा गाइस, आई वांट अटेंशन राइट नाउ ओवर हियर। साल के शुरू में 100,000 का शेयर कैपिटल था, साल के शुरू में 100,000 का शेयर कैपिटल था। बताओ साल के दौरान कितनी दफा शेयर इशू किए गए? हाउ मेनी टाइम्स? हाउ मेनी टाइम्स? साल के दौरान कितनी दफा, हाउ मेनी टाइम्स शेयर इशू किए गए? सर 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। तो एक दफा शेयर कैपिटल बढ़ा 20,000 से और दूसरी दफा शेयर कैपिटल बढ़ा 36,000 से। सो 100,000 प्लस 20,000 प्लस 36,000, दैट गिव्स अस 156,000। ये है
ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल 156,000। बिल्कुल ठीक है इब्राहिम, बिल्कुल ठीक बेटा। अच्छा, अब आप नोट कर लीजिएगा, सब लोग फोकस कीजिएगा। शेयर प्रीमियम था 10,000 साल के शुरू में। मूसा अटेंशन दीजिएगा, शेयर प्रीमियम था साल के शुरू में 10,000। 14 अप्रैल को 8,000 और आ गया, हो गया 18,000। लेकिन 20 अगस्त को जब बोनस इशू किया तो शेयर प्रीमियम सब खत्म हो गया। अब कंपनी के पास बाय द एंड ऑफ द ईयर कोई शेयर प्रीमियम मौजूद नहीं है। इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? ये बात समझ आई? द कंपनी राइट नाउ हैज जीरो शेयर प्रीमियम, जीरो शेयर प्रीमियम। पहले 10,000 था, फिर 8,000 आया, 18,000, बोनस पे सब एडजस्ट हो गया, सब जीरो हो गया। कंपनी के पास रिटेन अर्निंग्स हैं, रिटेन अर्निंग्स हैं, रिटेन अर्निंग्स 25,000 की थी साल के शुरू में, 25,000 थी साल के शुरू में। 18,000 एडजस्ट हो गई, बच गई 7,000। और कंपनी के पास जनरल रिजर्व भी है, और जनरल रिजर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो पूरा 15,000 ही रहेगा, 15,000। अब आप लोग क्रॉस चेक कर लो, हमारे पास जो रिवाइज इक्विटी आ रही है सर, वो आ रही है 178,000 की, 178,000, 178,000। मैं आप लोगों को यहां एक आखिरी दफा, मैं आप लोगों को एक आखिरी दफा, बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आप लोगों को एक आखिरी दफा ये क्रॉस चेक करा दूं, नोट कर लो। जल्दी से मुझे, जल्दी से ये बताएं साल के शुरू में कितनी इक्विटी थी? जल्दी से मुझे ये बताएं साल के शुरू में कितनी इक्विटी थी? 150,000, 150,000। साल के आखिर में कितनी हो गई? साल के एंड में कितनी हो गई? 178,000। इक्विटी कितने से इंक्रीज हुई? हाउ मच? हाउ मच? कितने से इंक्रीज हुई? 28,000, 28,000। ये 28,000 राइट्स की वजह से इंक्रीज हुई है, राइट्स की वजह से, क्योंकि बोनस से इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोनस डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज टू द इक्विटी, राइट इशू डस, राइट से इक्विटी बढ़ती है। सो आई होप दैट दिस वुड बी नाउ वेरी क्लियर। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, राइट्स और बोनस में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर, इस सवाल में राइट पहले हुआ, बोनस बाद में हुआ, इस सवाल में हम नोट करेंगे कि पहले बोनस होगा और फिर राइट होगा। देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा कि क्या डिफरेंस आएगा, क्या डिफरेंस आएगा कि पहले बोनस करें और बाद में राइट करें। ये भी देख लो भाई, नोट कीजिएगा। एबीसी लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल $2, 400,000, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स, जनरल रिजर्व, टोटल इक्विटी ऑफ 4,80,000। तो शेयर कैपिटल भी है, शेयर प्रीमियम भी है, रिटेन अर्निंग्स भी है, जनरल रिजर्व भी है, और हर एक शेयर $2 की पार वैल्यू पर है। कह रहा है ऑन 24 फरवरी द कंपनी डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर ऑफ 2 फॉर एवरी 10 हेल्ड। कह रहा है 24 फरवरी को कंपनी ने डिसाइड किया बोनस शेयर, जिसके पास 10 शेयर होंगे उसको 2 शेयर ऑफर किए जाएंगे। तो आइए जल्दी से वर्किंग करें। $2 पार वैल्यू है, 400,000 हमारा शेयर कैपिटल है। $2 पार वैल्यू है, 400,000 हमारा शेयर कैपिटल है।
तो इन दोनों इंफॉर्मेशन की मदद से मैं यहां पे निकालूंगा नंबर ऑफ शेयर्स। इन दोनों इंफॉर्मेशंस की मदद से मैं यहां आपके सामने निकालूंगा नंबर ऑफ शेयर्स। ये वर्किंग हम कई दफा अब तक कर चुके हैं, एक और दफा कर लेते हैं, एक आखिरी दफा और कर लेते हैं। डॉलर 400,000 divided by $2. So 400,000 divided by $2. तो गाइस वेरी क्विकली हम यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन करते हैं। वी हैव शेयर कैपिटल $400,000, ईच शेयर पार वैल्यू $2। तो ये हमारे पास हो गया 200,000 नंबर ऑफ शेयर्स। 200,000 नंबर ऑफ शेयर्स ये हमारे पास आ गया। मूसा आपने कहीं जापानीज वीपीएन तो नहीं लगाया हुआ? ओके सॉरी। चलो 200,000 नंबर ऑफ शेयर्स आ गया हमारे पास, राइट। 2 लाख शेयर्स हमारे ऑलरेडी इन इशू हैं। क्या रे कंपनी ने 24 फरवरी को बोनस शेयर इशू किया हुआ है, हर 10 पे 2, 2 for every 10 हेल्थ। चलो भाई मैं आप लोगों के सामने वेरी क्विकली वर्किंग कर रहा हूं। बोनस शेयर्स की फोकस कीजिएगा। बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स 200,000 already in issue, divide by 10 multiplied by 2. So this gives me 40,000 shares, 40,000 बोनस शेयर्स। प्लीज गौर से देखिएगा, 40,000 बोनस शेयर्स at $2, that is $80,000। $80,000 we all know के पार वैल्यू पे, वी ऑल नो बोनस इशू आर इशूड, बोनस शेयर्स आर इशूड एट पार वैल्यू, राइट। $80,000 का, $80,000 की वर्थ के, $80,000 की वर्थ के बोनस शेयर इशू किए हुए। अब इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वी हैव द डबल एंट्री ओवर हियर, हमारे पास इसकी डबल एंट्री है, नोट कीजिएगा। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल 80,000, ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल 80,000, राइट। ये 80,000 जो है हमारे पास पार वैल्यू, ये 80,000 हमारे पास पार वैल्यू पर आएगा, ये हमें पता है ये बात। अब हमें, हमने एम्पल ऑफ टाइम ये डिस्कस कर लिया। ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल इज ऑलवेज वैल्यूड एट पार वैल्यू। फिर इसको एडजस्ट करना है हमें सबसे पहले शेयर प्रीमियम से। तो सर शेयर प्रीमियम हमारे पास $40,000 अवेलेबल है। हम शेयर प्रीमियम 40,000, इतना ही फंड अवेलेबल था 40,000, और पहले बोनस हो रहा है, तो $40,000 से हमारा शेयर प्रीमियम जो अवेलेबल था वो कम कर दिया हमने, एडजस्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स। तो सर रिटेन अर्निंग्स में हमारे पास 25,000, रिटेन अर्निंग्स में हमारे पास $25,000 इतने अवेलेबल थे, एडजस्ट कर दिया। अभी भी पूरा एडजस्ट नहीं हुआ, कंप्लीट बोनस शेयर्स एडजस्ट नहीं हुए, अभी भी 15,000 रह गए। वो हम जनरल रिजर्व से निकाल लेते हैं, जनरल रिजर्व। एंड विद दिस हमारे सारे रिजर्व खत्म हो गए और हमने बोनस शेयर्स इशू कर दिया। बोनस शेयर्स आर डन, हमारे यहां पर बोनस शेयर्स डन हो गए। अब मैं यहां आपके सामने राइट शेयर्स की वर्किंग कर रहा हूं, राइट शेयर्स की। तो सर राइट शेयर्स के लिए नोट कीजिएगा, ये कह रहा है on 11th December the company decided to issue right share at $2.4 of 2 for every 10 held।
एग्जामिनर कह रहा है 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को कंपनी ने, मतलब बोनस के बाद, आफ्टर बोनस, फरवरी में 24 फरवरी को बोनस शेयर इशू किए, और बोनस शेयर के बाद अब 11 दिसंबर को कंपनी राइट शेयर ऑफर कर रही है। जिसके पास 10 शेयर हैं उसको 2 राइट्स दे रही है $2.4 पे, अबव पार। तो अब आप नोट कीजिएगा, साल के शुरू में 200,000 नंबर ऑफ शेयर थे, साल के शुरू में 200,000, 2 लाख। साल के दौरान पहले 40,000 बोनस शेयर्स किए गए, पहले 40,000 बोनस शेयर्स किए गए, और फिर अब राइट किए जा रहे हैं, तो 240,000 शेयर्स, 240,000 शेयर्स। तो जिस दिन राइट शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं, जिस दिन राइट शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं, उस दिन कंपनी के पास 240,000 शेयर्स ऑलरेडी इशूड थे। इक्वेशन है 10 2 फॉर एवरी 10। जिसके पास 10 शेयर्स उसको 2 शेयर्स, दैट लीड्स टू अस ऑफ 48,000 राइट शेयर्स, 48,000 राइट शेयर्स एट $2.4। ये 2.4 पर ऑफर किया जा रहा है। ये हमें 48,000 इंटू 2.4, $115,200, $115,200, ये हमारे पास बैंक में पैसा आएगा राइट शेयर्स के अगेंस्ट। तो अब आप नोट कीजिएगा, हमारी डबल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट $115,200, बैंक अकाउंट डेबिट। सर ये 240,000 कैसे आया? बेटा साल के शुरू में 2 लाख शेयर्स थे, सही है। फिर 24 फरवरी को जब हमने बोनस शेयर इशू किए तो वो 40,000 थे। तो 2 लाख शेयर साल के शुरू में, 40,000 शेयर्स 24 फरवरी को इशू किए, तो उस दिन हो गए शेयर 2,40,000। तो 11 दिसंबर तक कंपनी ऑलरेडी 240,000 शेयर ऑफर कर चुकी थी। इज दिस क्लियर? ठीक है ना। अब बैंक में आ रहे 1,15,200। हमारा ऑर्डिनरी हमारा ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा 96,000 से। यहां पे मैं एक दफा फिर आप लोगों को लास्ट टाइम ये दिखा दूं, इशूड वैल्यू, दिस इज पार वैल्यू, और जो शेयर प्रीमियम में आएगा हमारे पास, शेयर प्रीमियम, वो आएगा हमारे पास 19,200। ये प्रीमियम वैल्यू से जाएगा, प्रीमियम वैल्यू। ये लीजिएगा गाइस। तो ये हमारे पास वर्किंग हो गई ना। द लास्ट पार्ट हमें रिवाइज इक्विटी बनानी है, रिवाइज्ड इक्विटी। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल ऑफ $2। चलो जल्दी से मुझे बताइएगा, साल के शुरू में शेयर कैपिटल था 400,000 का, 400,000। साल के दौरान पहली दफा जब बोनस इशू किया तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ 80,000 से, और साल के दौरान जब दूसरी दफा शेयर इशू किया वो था राइट शेयर,
उससे इंक्रीज हुआ 96,000। तो सर 400,000 प्लस 80,000 प्लस 96,000, ये हो गया 576,000 शेयर्स, डॉलर, $576,000। इज दिस राइट? बिल्कुल ठीक है कियान, बिल्कुल ठीक उमर। इसके बाद हमारे पास शेयर प्रीमियम आएगा, बिल्कुल आएगा शेयर प्रीमियम। क्यों आएगा? सुन लो, सब लोग सुन लीजिएगा। शेयर प्रीमियम आएगा और बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? साल के शुरू में प्रीमियम था 40,000, बोनस के टाइम एडजस्ट कर दिया, प्रीमियम हो गया जीरो, प्रीमियम हो गया जीरो। लेकिन लेकिन साल के आखिर एंड होने से पहले कंपनी ने राइट शेयर ऑफर किए और उधर फिर प्रीमियम अर्न किया $19,200 का। तो सर ये हो गया 595,200। ये लीजिए, ये टोटल इक्विटी आ गई। और अगर आप इसको क्रॉस चेक कर लोगे ना, 480,000 इक्विटी पहले थी, ये नोट कर लो, 480,000 पहले थी और अब हो रही है 595,200। आप इन दोनों का डिफरेंस लो, 115,200, 115,200। और इसी की ये राइट की वजह से चेंज हो, ये इक्विटी। बोनस की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता इक्विटी पे। मुझे बताओ, इज दिस क्लियर? मुझे बताएं गाइस, इज दिस क्लियर? क्या यहां तक क्लैरिटी है? जबरदस्त। अब चलते हैं जरा रीवैल्यूएशन रिजर्व की तरफ। मैं आप लोगों के सामने रीवैल्यूएशन रिजर्व का एक बैकग्राउंड लिखूंगा, एक बैकग्राउंड। इस पे फोकस कीजिएगा और फिर रीवैल्यूएशन रिजर्व की डिस्क्रिप्शन और समझा दूंगा कि रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है। और फिर इसके साथ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के फाइनल फॉर्मेट पे जाएंगे, बिल्कुल फाइनल फॉर्मेट पे। तो अब आप नोट कीजिएगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अब्दुल्ला, ये मैंने आपको पहले बताया कि इस सवाल में हम दो दफा भी रिवाइज इक्विटी बना सकते थे, कोई हर्ज नहीं था, कोई हर्ज नहीं था। चलो फोकस कीजिएगा। सर हमने ये पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि इक्विटी ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, इक्विटी ऑफ अ लिमिटेड कंपनी comprises of two things: issued share capital and reserves। हम ये बात पढ़ चुके हैं, दिस इज नॉट न्यू, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि इक्विटी जो है लिमिटेड कंपनी की, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, इशूड शेयर कैपिटल पे और रिजर्व्स पे। रिजर्व्स में हमारे पास फर्दर दो रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स में हमारे पास फर्दर दो रिजर्व्स होते हैं, नोट कीजिएगा। रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व ये बनता है प्रॉफिट से, प्रॉफिट से, और ये बनता है एसओएफपी में चेंजेस से, चेंजेस इन एसओएफपी। और ये बात यहां पर हमने लिखी हुई है। कैपिटल रिजर्व्स, these are those reserves that are not created out of company's profit।
ये कंपनी के प्रॉफिट से नहीं बनते, कैपिटल रिजर्व्स। दे आर क्रिएटेड आउट ऑफ चेंजेस इन एसओएफपी। सर ये बनते हैं एसओएफपी में आने वाली चेंजेस से। अब आप नोट कीजिएगा, ये बनते हैं एसओएफपी से। तो पता ये चला कि भैया कैपिटल में भी दो रिजर्व्स हैं हमारे पास, कैपिटल में भी दो रिजर्व्स हैं हमारे पास। नोट कीजिएगा सर, एक है हमारे पास शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम, जिस पर हमने पिछली दो क्लासेस में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। इस पे तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, कब अर्न कर रहे हैं, कब एडजस्ट कर रहे हैं, सब समझ लिया। दूसरा है रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो आज अब हम रीवैल्यूएशन रिजर्व पे फोकस करने जा रहे हैं। अटेंशन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिखता हूं पहले रीवैल्यूएशन रिजर्व की, फिर इस पे बात करता हूं, फोकस कीजिएगा। रीवैल्यूएशन रिजर्व, इट इज पार्ट ऑफ इक्विटी एज अ सब पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व created when a business when a business revalues its revalues के साथ एक और वर्ड इधर लिख देता हूं, अपडेट। रीवैल्यूज मतलब अपडेट द वैल्यू ऑफ इट्स नॉन करंट एसेट्स, एनसीएस, नॉन करंट एसेट्स। डिस्क्रिप्शन ये कहती है, डिस्क्रिप्शन यूजुअली प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट और लैंड। यूजुअली, नॉट नेसेसरीली, बट यूजुअली जो रीवैल्यूएशन हम अपनी बुक्स में ज्यादातर देखते हैं वो प्रॉपर्टी की होती है, इक्विपमेंट की होती है और लैंड की होती है। तो सवाल ये आ जाता है कि सर ये रीवैल्यूएशन में क्या हो सकता है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा भैया। रीवैल्यूएशन में दो चीजें हो सकती हैं। रीवैल्यूएशन कैन आइदर लीड्स टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू। अंडरस्टैंड कीजिएगा भाई, रीवैल्यूएशन में दो चीजें हो सकती है। या तो नॉन करंट एसेट की वैल्यू बढ़ सकती है, जो कि आम तौर पे रीवैल्यूएशन से यही एसोसिएटेड है, क्योंकि जब वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम उसको डी वैल्यूएशन कहते हैं, डी वैल्यूएशन। डी वैल्यूएशन पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, वो बहुत बड़ा कोर पार्ट नहीं है आपके सिलेबस का। आपको सिर्फ उसकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर किसी टाइम में हमारे किसी एसेट की वैल्यू सिग्निफिकेंटली कम हो जाए तो उसे रीवैल्यू उसके उसकी रीवैल्यूएशन करेंगे तो उसकी वर्किंग क्या होगी। बाकी फिर ये आई ए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड A2 में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है।
डिक्रीज और डीवैल्यूएशन वाला पार्ट, डिक्रीज और डीवैल्यूएशन वाला पार्ट बाकी फिर हमारे पास A2 में ट्रांसफर हो जाता है। AS में सिर्फ मेजर जो फोकस है वो इंक्रीज वाले पार्ट पर है, इंक्रीज वाले पार्ट पे, कि रीवैल्यूएशन से ज्यादातर इंक्रीज होगा। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सर वेनेवर, जब भी नॉन करंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो, अच्छा अंडरस्टैंड कीजिएगा नॉन करंट एसेट की वैल्यू क्यों इंक्रीज हो सकती है, फोकस कीजिएगा इस बात को कि सर जिस वक्त हमने जमीन ली थी, लैंड एक्वायर किया था, या जो प्रॉपर्टी बनाई थी, वो हमें सस्ते दामों में मिल गई। उस वक्त उसकी वो वर्थ नहीं थी, उस जगह की वो वर्थ नहीं थी। वहां पे डेवलपमेंट्स नहीं हुई थी, वहां पे गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट नहीं आया था। अब उधर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ गया, या फिर उधर डेवलपमेंट शुरू होना शुरू हो गई। मैं आपसे सिंपल सिंपल सा एक सवाल पूछता हूं, बिल्कुल सिंपल सा। भाई मिसाल के तौर पे लेट सपोज मैंने अपने बिजनेस के लिए, अगर मिसाल के तौर पे मैंने अपने बिजनेस के लिए 20 इयर्स बैक, 20 साल पहले, 20 इयर्स बैक, 20 साल पहले, स्कीम 33 में, स्कीम 33 में मैंने अगर कोई जगह खरीदी होती, कोई वेयर हाउस खरीदा होता अपने बिजनेस के लिए, क्या आज भी उसकी वही वैल्यू होती? बताएं जरा। आज 20 साल बाद भी क्या उसकी वही वैल्यू होगी जो 20 साल पहले जिस वैल्यू पे खरीदा था? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि वैल्यू जो है वो शायद ट्वाइस थ्राइस, या मेरे ख्याल से 4-5x हो चुकी होगी अब तक 2022 ईयर्स में। इट वुड बी 4-5-6x। तो सर मेरे पास एक प्रॉपर्टी, या मेरे पास नहीं, मेरे बिजनेस के पास एक प्रॉपर्टी, एक बिल्डिंग, एक लैंड जिसकी वैल्यू सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है, मैं रजिस्ट्रार साहब को जाके बताऊंगा, रजिस्ट्रार को, कि भैया इस एसेट को रीवैल्यू किया जाए। रीवैल्यूएशन मैं अपनी मर्जी से नहीं कर लूंगा मुंह उठा के कि 2 लाख की चीज को मैं बोल रहा हूं 2 अरब रुपए का हो गया, नहीं। रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फिर रजिस्ट्रार अपनी टीम के थ्रू इसे रीवैल्यू कराएगा, रीवैल्यू। तो अब आपसे एक सवाल है, एक सवाल। रीवैल्यूएशन में रीवैल्यूएशन में नॉन करंट एसेट की वैल्यू बढ़ती है, रीवैल्यूएशन में नॉन करंट एसेट की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है। बताओ नॉन करंट एसेट को कहां रिकॉर्ड करेंगे? बताओ नॉन करंट एसेट को कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट। ये बात आप सबको पता होनी चाहिए। क्या कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे। कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे, राइट। तो नोट कीजिएगा, नॉन नॉन करंट एसेट्स, एसेट डेबिट। नॉन करंट एसेट को डेबिट कर दिया, वैल्यू बढ़ गई। नॉन करंट एसेट को डेबिट कर दिया, नॉन करंट एसेट की वैल्यू बढ़ गई। एक सवाल है, क्या हमने ये नॉन करंट एसेट खरीदा है? क्या हमने अभी ये नॉन करंट एसेट खरीदा है राइट नाउ? क्या ये नॉन करंट एसेट हमारे बिजनेस में आ रहा है? नहीं सर। तो सवाल ये है कि सर अगर खरीदा नहीं है और आ नहीं रहा, तो फिर इसके अगेंस्ट क्रेडिट किसको करें, क्योंकि पैसे तो जा नहीं रहे। ना ये उधार उधार भी इन्वॉल्व नहीं है, ना ये लाइबिलिटी, इसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी भी नहीं है, ना ही इसके अगेंस्ट कोई कैश इन्वॉल्व हो रहा है। कैश के अगेंस्ट थोड़ी इसकी वैल्यू बढ़ी है। तो सर हम किसे क्रेडिट करेंगे? कंपनी इसको एक रिजर्व में, इस अमाउंट को, इंक्रीज इन नॉन करंट एसेट को एक रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। उस रिजर्व का नाम है रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो सर रीवैल्यूएशन रिजर्व को हम क्रेडिट कर देंगे, फोकस कीजिएगा,
ये काम कंपनी तब करेगी जब एनसीए की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द केस होता है। लेकिन सर कभी कभार हमारे नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम भी हो सकती है। रीवैल्यूएशन में हमें पता चला कि हमारे तो प्रॉपर्टी की, इक्विपमेंट की वैल्यू कम हो गई बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन और इकोनॉमिकल रीजन, सेफ्टी सिक्योरिटी रीजन, नेचुरल डिजास्टर। हमारे नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम हो गई, वो डेप्रिसिएशन के अलावा। डेप्रिसिएशन के अलावा, एक तो डेप्रिसिएशन होता है, उसके अलावा भी नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम हो सकती है। उनके रीजंस और उन पे नहीं जाऊंगा, वो फिर A2 का पार्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर डी वैल्यूएशन हो रही है, डी वैल्यूएशन, डिक्रीज, तो इसकी एडजस्टमेंट आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसकी एडजस्टमेंट आप लोगों को पता होनी चाहिए। सर नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम हो रही है, नॉन करंट एसेट की वैल्यू, नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम हो रही है। फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा। तो सर नॉन करंट एसेट को क्रेडिट करेंगे और रीवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करेंगे। अगर अगर कंपनी के पास उस वक्त कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व हुआ, अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व हुआ कंपनी के पास, तो वहां से एडजस्ट करेंगे ये जो वैल्यू कम हो रही है नॉन करंट एसेट की। ये जो वैल्यू नॉन करंट एसेट की कम हो रही है, इसको रीवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करेंगे। सवाल ये आ जाता है, एक आध जगह पर पास पेपर में हमारे पास ये सवाल मौजूद है कि हमारे रीवैल्यूएशन रिजर्व में इतनी इतनी अमाउंट मौजूद नहीं थी जितने से हमने ये नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम की थी। तो उसके बाद हमें रिटेन अर्निंग्स को डेबिट करना पड़ता है, रिटेन अर्निंग्स। बाकी जो डिफरेंस अमाउंट है उसको रिटेन अर्निंग से डेबिट कर देंगे। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व। आपका फोकस इंक्रीज पर होना चाहिए, इंक्रीज पे। हमारे पास आगे आप देखेंगे जितने सवाल आ रहे होंगे उसमें कई एक, शायद पास पेपर में एक या दो जगह पे हमसे डिक्रीज की वर्किंग कराई है, बाकी सारी वर्किंग इंक्रीज की है। कि लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई, प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, इक्विपमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो ये हमारे पास रीवैल्यूएशन रिजर्व है। कंपनी इसको एज अ गेन, एज अ प्रॉफिट नहीं दिखा सकती अभी, क्योंकि वैल्यू बड़ी है, अभी प्रॉफिट नहीं हुआ है। प्रॉफिट तब होगा जब हम इस नॉन करंट एसेट को बेचेंगे। तो क्योंकि अभी हम इसको एज अ प्रॉफिट नहीं रिकॉर्ड कर सकते, हम इसको एज अ रिजर्व रिकॉर्ड कर देते हैं। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? मुझे बताएं, इज रीवैल्यूएशन रिजर्व क्लियर? इज रीवैल्यूएशन रिजर्व क्लियर? तो अब आपके सामने बिल्कुल लास्ट पार्ट। सर ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का हमने बिल्कुल बेसिक लेआउट बनाया था, आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आप नोट करो, इक्विटी, इक्विटी के दो मेन पोर्शंस होते हैं। जरा लेफ्ट को देख लो और राइट को देख लो। लेफ्ट में इशूड शेयर कैपिटल आ गया और राइट में सारे रिजर्व्स आ गए, सारे रिजर्व्स। और रिजर्व्स को भी अगर आप गौर से देख लो तो लेफ्ट पे आपके कैपिटल रिजर्व्स है और राइट पे आपके रेवेन्यू रिजर्व्स है। इक्विटी, इसमें चेंजेस आ रही है साल के शुरू से साल के आखिर तक। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस आ जाते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। द बैलेंस अवेलेबल ऑन ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। साल के शुरू में हर एक कंपोनेंट पे कितना बैलेंस मौजूद है ये लिखोगे।
फिर आप इधर सबसे पहले लिखोगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। और ये प्रॉफिट फॉर द ईयर पता है कहां से आएगा, ये भी देख लो सर। ये प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा यहां से। इट इज कंपनीज प्रॉफिट, इनकम स्टेटमेंट से आएगा, इनकम स्टेटमेंट से, इनकम स्टेटमेंट से आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। इट इज कंपनीज प्रॉफिट, ये कंपनी का प्रॉफिट। ये आप लेके जाओगे सीधा रिटेन्ड अर्निंग्स में। आप इसको ले जाके रिटेन अर्निंग्स में ऐड कराओगे, क्योंकि इससे रिटेन अर्निंग्स की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि इससे प्रॉफिट से रिटेन अर्निंग्स की वैल्यू बढ़ेगी, और इससे आपकी टोटल इक्विटी भी इंक्रीज होगी। टोटल इक्विटी में भी ऐड करोगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर सबसे पहले लिखने के बाद अब आपने कुछ नए शेयर इश्यू किए होंगे, नए न्यू शेयर्स, नॉर्मल शेयर्स टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को ऑफर किए, जनरल पब्लिक को, जिससे शेयर कैपिटल बढ़ेगा, और अगर प्रीमियम पे किए हैं तो प्रीमियम भी बढ़ेगा और टोटल इक्विटी भी बढ़ेगी। न्यू शेयर्स के साथ, न्यू शेयर्स के बाद इक्विटी में और क्या आ सकता है? राइट शेयर्स, राइट शेयर्स। न्यू शेयर्स और राइट शेयर में एक ही फर्क है। न्यू शेयर जनरल पब्लिक को किए जाते हैं, राइट शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को किए जाते हैं। न्यू शेयर मार्केट वैल्यू पर होते हैं, राइट शेयर बिलो मार्केट अबव पार होते हैं, लेकिन इसमें भी प्रीमियम अर्न किया जाता है। तो इसकी वर्किंग और न्यू शेयर की वर्किंग में कोई खास फर्क नहीं है सिवाय वैल्यू के। फिर आ सकते हैं हमारे पास बोनस शेयर्स। तो हमने पढ़ा है कि बोनस शेयर से शेयर कैपिटल बढ़ता है और शेयर प्रीमियम कम होता है, और टोटल इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लो जरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट बनते हैं हमारे। इसके बाद हमारे पास रीवैल्यूएशन आ सकती है। यहां उस नॉन करंट एसेट का नाम आएगा जिसको रीवैल्यू किया है, लैंड, बिल्डिंग, प्रीमिसेस, इक्विपमेंट। अब्दुल्ला फिलहाल मैं ये कंसिडर कर रहा हूं कि हमारे शेयर प्रीमियम से ही सब कुछ एडजस्ट हो गया। लेट सपोज, लेट सपोज अगर 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 शेयर प्रीमियम से पूरा एडजस्टमेंट नहीं होता तो फिर मैं यहां से भी माइनस करता, और अगर यहां से भी नहीं होता तो फिर मैं यहां से भी माइनस करता। वो आपको पता होगा, मैं तो बिल्कुल बेसिक लेआउट पे जा रहा हूं। अब लैंड रीवैल्यू हो सकता है, बिल्डिंग रीवैल्यू हो सकती है, प्रेमिसेस, इक्विपमेंट, ये सब रीवैल्यू हो सकते हैं। रीवैल्यूएशन से रीवैल्यूएशन रिजर्व की वैल्यू बढ़ेगी, ये लीजिए लैंड के सामने लिख दिया, और इससे हमारी इक्विटी भी बढ़ेगी, इक्विटी भी इंक्रीज होगी। अब इन सब के अलावा, इन सब के अलावा दो चीजें और आएंगी, दो चीजें। पहली है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर जनरल रिजर्व में तो पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, जनरल रिजर्व में भी तो पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। तो इसका मतलब जनरल रिजर्व में पैसे आ रहे हैं, जनरल रिजर्व की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन ये जनरल रिजर्व के पैसे रिटेन अर्निंग्स से निकाले जाते हैं, तो रिटेन अर्निंग्स की वैल्यू कम हो रही है, और इक्विटी पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इक्विटी पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब एक आखिरी चीज हमारी
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आएगी वन लास्ट थिंग सर, वो है डिविडेंड्स। डिविडेंड्स डिविडेंड्स दो वक्तों में दिए जा सकते हैं। एक कहलाता है इंटरिम डिविडेंड और दूसरा कहलाता है फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड से भी प्रॉफिट कम होता है और फाइनल मतलब डिविडेंड से प्रॉफिट कम होता है। तो डिविडेंड जब देंगे तो रिटेन अर्निंग्स कम होंगी हमारी। ये लीजिए, रिटेन अर्निंग्स कम होंगी तो टोटल इक्विटी भी कम होगी। अब आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इस वक्त ये सोच रहे हो सर ये इंटरिम और फाइनल क्या होता है, तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास का कंटेंट है। डिविडेंड्स पूरा हमारी नेक्स्ट क्लास का कंटेंट है। बस अब हमें यहां से ओपनिंग से क्लोजिंग तक सारी वैल्यूज निकालेंगे हम। सारी वैल्यूज ओपनिंग से क्लोजिंग तक हम ये सारी वैल्यूज निकालेंगे और फिर टोटल को दोनों तरफ से टोटल क्रॉस चेक करेंगे। तो सर ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल, इसकी भी क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी। शेयर प्रीमियम की क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी। रीवैल्यूएशन रिजर्व की क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी। जनरल रिजर्व की आ जाएगी। रिटेन अर्निंग्स की आ जाएगी और टोटल इक्विटी की क्लोजिंग आ जाएगी। ये है हमारे पास अ कंप्लीट फॉर्मेट of statement of changes in equity।